हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि। आपको बताना है विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी है इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऑप्शन सी है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। या फिर ऑप्शन डी ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। और आपको याद रखना है विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर को कार्य करने और स्वस्थ रहने के लिए इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि ये शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, लेकिन दोस्तों कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसी कारण इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा आपको बताना है जो पक्षियों के पंख होते हैं वो विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं और इसके साथ और क्या सहायता करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में सहायता करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में मदद करते हैं या फिर उन्हें जलसह बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, तो दोस्तों इससे पंखों का कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें गर्म रखते हैं, ये सही है। और दोस्तों विभिन्न तरीकों से चलने में मदद करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्हें जलसह बनाते हैं, जलसह मतलब उन्हें वाटर प्रूफ बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी और डी सही है। तो ऑप्शन बी और डी ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने में सहायता करते हैं, साथ ही उनके शरीर की गर्मी बनाए रखते हैं जिससे वे ठंड में सुरक्षित रहते हैं। और पक्षियों के पंख उन्हें जलरोधी यानी कि वाटर प्रूफ भी बनाते हैं। ठीक है, तो बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। आपको बताना है वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है, जरदोजी, तोड़ा, फुलकारी या कांथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरदोजी। आपको याद रखना है वाराणसी की कढ़ाई की एक अद्वितीय कला जरदोजी है जिसमें सोने चांदी के तारों, कीमती पत्थरों से धात्विक कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है फुलकारी पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है पाश्चुरीकृत दूध को लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। आपको बताना है पाश्चुरीकृत दूध को कितने मिनट के लिए गर्म किया जाता है और कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, या 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों आपको याद रखना है पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर अचानक ठंडा करके भंडारण करते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा यानी कि मिट्टी में क्या बदलाव होगा। आपसे पूछा गया है कोई किसान है जो अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करता है और बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की जो मृदा यानी कि मिट्टी होगी उसमें क्या बदलाव होगा। केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, या फिर ऑप्शन डी बंजर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बंजर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो फसल चक्र होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मिट्टी को
उर्वरता जो होती है वो बनी रहती है और पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी होती है, ठीक है, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है और मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। आपको बताना है इनमें से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को कौन सा विकल्प दर्शाता है। ऑप्शन ए है मौसम, पानी, यात्रा, बी है भोजन, पदार्थ, आवास, सी है परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, या फिर ऑप्शन डी आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की 6 मुख्य थीमें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ठीक है। ये आपकी 6 थीमें होती हैं, जिसमें ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं 3 थीमें बताई गई हैं। तो ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो आपको बताना है इसमें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत कौन से हैं, ठीक है। अंडे, दालें, मछली, बादाम, मक्का, दूध, संतरा, मक्खन, अंडे या फिर दही, दूध, चावल। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, ठीक है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत होते हैं दूध, अंडा, दालें, मछली, सोयाबीन आदि, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अंडे, दालें और मछली, ठीक है। ये प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं। आपको बताना है मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं, निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जो मच्छरों द्वारा होते हैं वो डेंगू होते हैं और मलेरिया रोग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी और डी सही होंगे। ऑप्शन बी और डी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 3। दोस्तों मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं। मच्छरों से बचने के लिए आपको अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना है, उन्हें सुखाना है, ठीक है, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है, किसी पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में निहित है। आपको बताना है इकोसिस्टम में क्या क्या निहित है। एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, किसी पारितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है परितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। आपको बताना है इनमें राज्य और नृत्य के सही युग्म कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी सही है। और दोस्तों आपको याद रखना है जो कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है, और जो लावड़ी है ये दोस्तों महाराष्ट्र का है, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, N2 यानी कि नाइट्रोजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बुध, शुक्र, वरुण। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है। और दोस्तों आपको याद रखना है जो बुध ग्रह है ये आपका सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, ठीक है। और जो शुक्र ग्रह है ये आपका चमकीला ग्रह है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन,
उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन सी शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या फिर ऑप्शन डी प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जब हम अधिगम के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो उससे जो अधिगम होता है वो अच्छा होता है और स्थायी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। किस समस्या के साथ संबंधित है डिसलेक्सिया? बोलने के साथ, पढ़ने के साथ, लिखने के साथ, या सुनने के साथ? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, जो डिसलेक्सिया है वो मुख्यतः पढ़ने के साथ संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, को याद रखना है डिसग्राफिया, जो कि लिखने से संबंधित है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आवधिक परीक्षाएं का, गृह कार्य का, योगात्मक कार्य का, या फिर पोर्टफोलियो का? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्टफोलियो का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पोर्टफोलियो होता है ये बच्चे के काम और विकास का एक व्यवस्थित संग्रह होता है जो उसकी प्रगति का पूर्ण और क्रमिक लेखा जोखा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो दोस्तों ये आपके 15 प्रश्न हुए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।